हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका अराउंड 246 डिफरेंट पोस्ट के लिए कंडक्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। एंड इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट है अप्रैल 2025। अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। सो इसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर पे ये न्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके साथ में अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो जो यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा है, आपको ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्स में, ये सब्जेक्ट्स को हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। टोटल 15 सब्जेक्ट्स हमने इसमें कवर अप किए हैं। एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंसेस में हम कवर अप करेंगे, एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर अप करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्विंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कोर्स इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन। तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को और रेगुलेशंस को इवॉल्व करने के लिए, जो कि आपके फार्मेसी में रहते हैं, फार्मेसी कोर्स में रहते हैं। सो दिस वन इज़ फार्मेसी एक्ट, दैट इज़ फार्मेसी एक्ट 1948, जो कि अभी अपडेट हुआ है 2023 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई एक्सेप्ट। इनमें से पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा नहीं है? तो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर इज नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल अंडर। तो जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, उसमें सेंट्रल काउंसिल यानी कि पीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्टिकुलर सेक्शन में होती है? सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन रेगुलेशन प्रिपेयर्ड अंडर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। जो एजुकेशन रेगुलेशंस हैं वो किस सेक्शन के अंडर प्रिपेयर की जाती हैं? सो दे आर प्रिपेयर्ड अंडर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 10। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। जो आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल काउंसिल यानी कि पीसीआई के, वो कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड करते हैं, उनका टर्म पीरियड जो है वो कितना रहता है? सो देयर टर्म पीरियड इज 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की अगर एनालिसिस करनी है तो उसके लिए कौन सी लेबोरेटरी को प्रोवाइड किया गया है? सो इसमें आपका जो हर एक स्टेट में रहेगी वो आपकी स्टेट ड्रग लेबोरेटरी रहती है, एंड एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि सेंटर के अंडर आती है। तो ये दोनों आपकी प्रोवाइड की गई हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग एंड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर। ठीक है, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के रिगार्डिंग जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपका किस सेक्शन के अंडर अपॉइंट होता है? तो ये आपका अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 33G। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फार्मेसी एक्ट 1948 कम इनटू फोर्स? फार्मेसी एक्ट 1948 मीन्स कब फोर्स में आया था? तो इट केम ऑन 4th of March 1948। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द इंटर स्टेट एग्रीमेंट? इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स के साथ कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है फार्मेसी एक्ट 1948 का? सो दिस सेक्शन इज सेक्शन 20 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है फार्मेसी एक्ट का? सो विद इंस्पेक्शन दिस वन इज द सेक्शन नंबर 16। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 25 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। जो सेक्शन 25 है फार्मेसी एक्ट 1948 का, वो किसके साथ डील करता है? सो सेक्शन 25 डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस एंड कैजुअल वैकेंसीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which section of the Pharmacy Act 1948 deals with the President and Vice President of Central Council? President and Vice President के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है? So this one is section number 5। So यहाँ पे आपका ऑप्शन C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 29 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। सो फार्मेसी एक्ट 1948 का सेक्शन 29 किसके साथ डील करता है? सो इट डील्स विद द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। सेक्शन 10 जो है वो आपका डील करता है एजुकेशन रेगुलेशंस के साथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टाइप इज कंस्टिट्यूटेड बाय। सो डी टाइप दैट इज ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये किसके थ्रू कंस्टिट्यूट होता है? सो इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? ठीक है, इलेक्ट कौन करता है? सो दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्टेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वह ऑफिस को होल्ड करते हैं फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जीक्यूटिव कमेटी इंक्लूड्स। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, कौन से मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं? तो इसमें एक तो आपका प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 एडिशनल मेंबर्स रहते हैं काउंसिल के। तो ये आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी में आते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, बेसिकली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनमें से कौन सा नहीं है? सो मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। प्रैक्टिस्ड इन एनी क्लिनिक विदाउट डिग्री। तो विदाउट डिग्री किसी क्लिनिक में प्रैक्टिस करेगा तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, दे शुड होल्ड अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर होना चाहिए अपनी स्टेट काउंसिल में। सो ये आपका क्राइटेरिया नहीं रहेगा। बाकी पास एंड अप्रूव्ड एग्जामिनेशन जो उसके लिए रहता है वो आपका अप्रूव्ड एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए एंड कैरीज द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट। ठीक है, एंड अपनी स्टेट में जो फार्मेसी के प्रोफेशन को करना चाहिए। सो इसमें नॉट पूछा गया था, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द फार्मेसी एजुकेशन टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी इनिशिएटेड है। सो इंडिया में अगर फार्मेसी एजुकेशन बैचलर डिग्री जो है वो ऑब्टेन करनी थी, वो कहाँ पे इनिशिएट की गई थी सबसे पहली बार? ठीक है, सो दिस वाज इनिशिएटेड एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर आफ्टर ईच स्टेट काउंसिल शुड सप्लाई कॉपीज ऑफ इट्स रजिस्टर टू द सेंट्रल काउंसिल आफ्टर। सो हर साल जो स्टेट काउंसिल रहती है, हर स्टेट काउंसिल जो है वो अपने रजिस्टर की कॉपीज़ को उसको सप्लाई करना रहता है सेंट्रल काउंसिल को। कब? मीन्स किस डेट के बाद में? सो दिस डेट इज़ 1 अप्रैल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल डैश स्टेट्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितनी स्टेट्स जो हैं वो एग्रीमेंट के अंडर आती हैं? सो इसमें एटलीस्ट 2 स्टेट्स तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती हैं। सो 2 और मोर स्टेट्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कम्स अंडर। तो जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स किस शेड्यूल में आते हैं? तो दे कम अंडर शेड्यूल ओ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। इनमें से कौन सा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वह शेड्यूल सी में इंक्लूडेड नहीं है? सो इसमें आपका
टॉक्सिन, सीरा, एंटीजेंस आपके शेड्यूल सी में रहेंगे, बट कैप्सूल्स जो है वो आपका शेड्यूल सी में नहीं रहेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर। सो ऐसे ड्रग्स का नाम जिनको हम जेनरिक नेम्स के अंडर ही मार्केट कर सकते हैं वो किस शेड्यूल में आते हैं। सो दीज ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल डब्ल्यू। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। ब्लड बैंक किस शेड्यूल में आता है। सो ब्लड बैंक कम्स अंडर शेड्यूल एफ। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोसिन इज सेल अंडर। क्रोसिन जो है वो आपका सेल होता है किस शेड्यूल के अंडर। सो क्रोसिन इज सेल अंडर शेड्यूल डब्ल्यू। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज विद इन 24 मंथ्स। दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर। सो ये स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कहा गया कि एम्पिसिलिन कैप्सूल जो है इनको यूज़ करना चाहिए विद इन 24 मंथ्स, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से। सो ये आपका ये स्टेटमेंट किस शेड्यूल के अंडर आएगी। तो ये आपका शेड्यूल पी में आएगी जिसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ड्रग कंटेन्स इन फिल्दी प्यूट्रिड और डीकम्पोज सब्सटेंस देन इट इज़ नोन एज। सो अगर किसी ड्रग में कोई फिल्दी प्यूट्रिड या डीकम्पोज सब्सटेंस एडेड रहेगा तो उस केस में उस ड्रग को क्या कहा जाएगा। सो दैट ड्रग विल बी नोन एज अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट। सो शेड्यूल M2 क्या है। तो शेड्यूल M2 में आपका फैक्ट्री प्रीमिसेस के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जो कि आपका मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए रहेंगी। ठीक है, सो बेसिकली कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपका एरिया रहेगा, फैक्ट्री प्रीमिसेस रहेंगी, वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो आपका शेड्यूल M2 में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। जो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग है किसके बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, ये किस शेड्यूल में दिया गया है। सो दिस वन इज गिवन इन द शेड्यूल U1। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी शुड बी स्टोर्ड एट। तो इंसुलिन इंजेक्शन को एज पर द शेड्यूल पी कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। सो इट शुड बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स 2 इज अबाउट। सो अपेंडिक्स 2 टोटल 6 अपेंडिक्सेस यहाँ पे आपकी रहती हैं एंड मीन्स बेसिकली ट्रायल्स के रिगार्डिंग। तो इसमें अपेंडिक्स 2 किसके रिगार्डिंग रहती है। तो अपेंडिक्स 2 में आपका फॉर्मेट दिया गया है फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद। शेड्यूल F3 किसके साथ रिलेटेड है। तो इट इज रिलेटेड विद द स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज एम्बिलिकल टेप्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोरियस ड्रग कम्स अंडर। सुपोरियस ड्रग जो है वो किस सेक्शन के अंडर आते हैं। सो दे कम्स अंडर सेक्शन 17B। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कम्स अंडर। सो इंसुलिन के शेड्यूल में आता है। सो इंसुलिन अंडर शेड्यूल जी आता है जिसमें आपको अंडर मेडिकल सुपरविजन ही ड्रग्स को प्रोवाइड करना रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोलता कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। सो कोलता कलर्स की लिस्ट दी गई है जिनको हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो के शेड्यूल में दी गई है। सो इट इज़ गिवन इन शेड्यूल Q। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल J इज रिलेटेड टू। तो शेड्यूल J जो है इसमें आपका उन डिजीजेज एंड एलिमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिनको हम ड्रग की हेल्प से क्लेम नहीं कर सकते हैं, ड्रग की हेल्प से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल आर कवर्ड अंडर। जो इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल्स हैं ये किस शेड्यूल के अंदर कवर की गई हैं। सो दे आर कवर्ड अंडर शेड्यूल C। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल कम्स अंडर। सो डेटोल जो है ये आपका शेड्यूल O के अंडर आता है विच इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ब्लड ग्रुप इज़ ए बी देन कलर ऑफ लेबल यूज्ड इज। तो अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो लेबल का कलर जो है वो क्या रहेगा। सो लेवल का कलर आपका रहेगा वाइट इन केस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एन स्टेट्स। तो शेड्यूल एन में आपकी लिस्ट दी गई है ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो किसी फार्मेसी को एफिशिएंटली रन करने के लिए उसमें क्या क्या मिनिमम इक्विपमेंट्स होने चाहिए उसकी लिस्ट जो है वो आपकी शेड्यूल एन में दी गई है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू। शेड्यूल सी किसके साथ रिलेटेड है। तो शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जादू और कवच कम्स अंडर। तो काला जादू और कवच जो है वो ये आपका किसके अंडर आता है। सो इट कम्स अंडर शेड्यूल जे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफोमा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। सो प्रोफोमाज मेमोरेंडम को सेंड करने के लिए किस शेड्यूल में इंक्लूडेड है। सो दे आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल ए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग इज। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो शेड्यूल जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स और न्यू ड्रग का जो इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग रहता है क्लिनिकल ट्रायल्स रहते हैं उसकी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट के साथ डील करता है। सो दिस बेसिकली शेड्यूल इज शेड्यूल वाई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डी एज पर DNC एक्ट इज कंसर्न विद। सो शेड्यूल डी जो है ये आपका कंसर्न है विद द लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। सो ऐसे ड्रग्स की लिस्ट जिनका इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग ये स्पेशल प्रोविजंस के अंडर गवर्न किए जाते हैं। तो ये आपके ड्रग्स आते हैं शेड्यूल एक्स के अंडर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बेसिकली जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं वो शेड्यूल एक्स में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। Biological and biotechnological products they are included in schedule C and C1. So option C is correct. Next question है डायबिटीज़ कम्स अंडर। सो डायबिटीज़ जो है ये आपका शेड्यूल जे के अंडर आता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर डैश एज पर DNC एक्ट। सो ऐसे ड्रग्स जिनको अंडर मेडिकल सुपरविजन ही यूज़ किया जा सकता है ये आते हैं आपके शेड्यूल जी में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है TGA इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। सो TGA जो है वो कहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है। तो TGA इज़ अ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRA इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। MHRA कहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है। सो इट इज़ अ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ UK। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCC इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। MCC आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर DNC एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल टी है वो किसके रिलेटेड है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स ASU ड्रग्स के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर DNC एक्ट शेड्यूल FF इज़ रिलेटेड विद। सो DNC एक्ट के अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल FF है ये आपका रिलेटेड है विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। इनमें से कौन से ड्रग्स को प्रोहिबिट किया गया है इंपोर्ट करने के लिए। सो दीज ड्रग्स आर मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू, सो हैच वैक्समैन एक्ट ये आपका जेनरिक ड्रग्स के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर डीएनसी एक्ट। जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स के शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो दे कम्स अंडर शेड्यूल आर, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड R1 में मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ड्रग इज सो कलर्ड कोटेड और पॉलिश दैट डैमेज इट्स थेरेपेटिक वैल्यू और इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज नॉन एज। तो अगर कोई एक ड्रग जो है वो आपका इस तरीके से कलर्ड कोटेड या पॉलिश है कि उसकी वजह से इसकी थेरेपेटिक वैल्यू जो है वो आपकी डैमेज हो रही है, या फिर उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसकी थेरेपेटिक वैल्यू जो है वो अच्छी है, तो इस टाइप के ड्रग्स को क्या कहा जाएगा? दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर नोन एज मिस ब्रांडेड ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर। सो पैक साइज ऑफ ड्रग ये आपका शेड्यूल P1 में दिया गया है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड दैट इज DTAB हैज़ डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो DTAB में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं? तो इसमें टोटल 18 मेंबर्स रहते हैं, टोटल 18 मेंबर्स, जिसमें से 8 जो हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहीं पे नॉमिनेटेड पूछा जाएगा तो 5 रहेगा, इलेक्टेड पूछा जाएगा तो भी 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस डील्स विद। तो जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का चैप्टर नंबर 4 है वो किसके साथ डील करता है? तो चैप्टर नंबर 4 डील्स विद द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ये 1985 का है, एंड इसमें जो भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं इनको आप खुद से एक बार रीड आउट करना। मैंने PDF में एट द एंड ऐड कर दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, किस चैप्टर में कौन सा पार्ट आता है, तो उसको एक बार आप डेफिनेटली चेक कर लेना एंड रिवाइज कर लेना खुद से। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनबिस रेजिन इज ऑल्सो नोन एज। सो कैनबिस रेजिन को और क्या कहा जाता है? सो कैनबिस रेजिन इज ऑल्सो नोन एज चरस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ओपीएम मीन्स। तो ओपीएम टर्म का मीनिंग क्या है? सो द टर्म ओपीएम मीन्स अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी सीड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स हैं वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुए थे? सो दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डैश नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट केम इनटू फोर्स कवरिंग ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डेट पूछी गई है, ईयर हमें पता है इट इज़ 1985, तो डेट इसकी रहती है 14 नवंबर 1985। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका डेरिवेटिव्स आर द प्रिपरेशंस कंटेनिंग डैश ऑफ कोकीन। जो कोका डेरिवेटिव्स हैं उसमें कितना % कोकीन जो है वो रहता है? So coca derivatives, these are the preparation containing more than 0.1% of cocaine. So यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज द डेरिवेटिव ऑफ। तो मॉर्फिन किसका डेरिवेटिव है? तो मॉर्फिन इज द डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इनमें से कौन सी अथॉरिटी नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर इंक्लूडेड नहीं है? सो इसमें आपका PCI जो है, PCI आपका इसके अंडर इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पोपी और एनी कैनबिस प्लांट। सो ओपियम पोपी और किसी भी कैनबिस प्लांट की जो कल्टीवेशन है उसे कहा जाता है इलिसिट ट्रैफिक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली कलेक्शंस ऑफ ओपियम obtained from the crop should be taken to the।
जो भी ओपीएम की जब कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है, कलेक्शन की जाती है, तो जो डेली कलेक्शन होती है क्रॉप से, वो किसको जो है वो प्रोवाइड की जाती है? सो दे शैल बी टेकन टू द लंबरदार। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लंबरदार शुड फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन बाय द। तो जो लंबरदार है, ठीक है, वो किसकी कंडीशंस एंड टर्म्स को फॉलो अप करेगा? सो ही विल फॉलो द कंडीशन लेड डाउन बाय द नारकोटिक्स कमिश्नर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कमिश्नर शुड वर्क अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ। तो नारकोटिक कमिश्नर जो है वो किसकी अंडर, किसकी गाइडेंस एंड सुपरविजन के अंडर काम करेगा? सो ये आपका काम करेगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी ये किसने एस्टेब्लिश की थी? सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आईएनसीवी इज। आईएनसीवी की फुल फॉर्म क्या है? सो इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस रिलेटेड टू गांजा द पर्सन कैन बी पनिश्ड विद फाइन। सो अगर कोई पर्सन कंट्रावेंशन करता है किसके अगेंस्ट? कैनबिस प्लांट के अगेंस्ट या फिर कैनबिस रिलेटेड टू गांजा, सो वो कितने फाइन के साथ उसको पनिश किया जाएगा? सो द पर्सन कैन बी पनिश्ड विद फाइन ऑफ अराउंड 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलीगल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग्स इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस द पर्सन हैज़ टू गिव द फाइन ऑफ। सो अगर कोई इलीगली इम्पोर्ट करवाता है या एक्सपोर्ट करता है या एक्सटर्नल डीलिंग करता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की, सो पर्सन को कितना फाइन जो है वो उसमें लगेगा, कितना जुर्माना लगेगा? द पर्सन इज फाइंड विद 1 to 2 लाख रुपीज़ और मोर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीपीसीओ इज। डीपीसीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो डीपीसीओ स्टैंड्स फॉर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज इशूड ऑन। तो जो लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो कब इशू हुआ था? सो इट वाज इशूड ऑन 15 मई 2013। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज इशूड बाय द। अब ये डीपीसी ऑर्डर जो है वो किसने इशू किया था? तो ये आपका इशू हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एन ट्रिपल पी इज। सो एन ट्रिपल की पी की फुल फॉर्म क्या है? सो एन ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एन ट्रिपल पी वॉज इशूड ऑन। एन ट्रिपल पी इशू कब हुआ था? सो इट वॉज इशूड ऑन 7 दिसंबर 2012। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ NLEM इज। सो NLEM की फुल फॉर्म क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ NPPA। NPPA की फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइस ऑफ अ ड्रग एट विच इट इज सोल्ड टू अ रिटेलर विच इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड डज नॉट इंक्लूड लोकल टैक्सेस। ठीक है, सो ये आपका प्राइस रहता है प्राइस टू रिटेलर। ठीक है, मीन्स ऐसा प्राइस है ड्रग का जो कि सोल्ड करता है रिटेलर। ठीक है, रिटेलर को सोल्ड किया जाता है जिसमें आपकी ड्यूटीज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं लेकिन लोकल टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। सो दिस इज़ अ प्राइस टू अ रिटेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइस फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ न्यू ड्रग अंडर पैराग्राफ 5। अंडर पैराग्राफ 5 नए ड्रग के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस फिक्स किया जाता है उस प्राइस को क्या कहा जाता है? तो दैट प्राइस इज रिटेल प्राइस जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को कंज्यूमर से लिया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस इन, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सो इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1995, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल इंक्रीमेंट इन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज कैरिड आउट बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन द, तो जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे एमआरपी पे, वो किस पे बेस्ड, किस चीज़ के बढ़ने पे जो है बेस्ड रहता है? तो इट इज़ कैरिड आउट बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड ये आपका एनुअली होता है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, मीन साल में सिर्फ एक बार ही बढ़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरर्स हैव नो राइट्स टू सेल देयर फॉर्मुलेशंस एट द प्राइस अबव द, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस प्राइस से ज़्यादा जो है वो प्राइस जो है वो उस प्राइस पे सेल चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। सो दिस प्राइस इज़ नोन एज फिक्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो फिक्स सेलिंग प्राइस है वो आपका एक सर्टेन अमाउंट है जिसके ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपने फॉर्मुलेशन को सेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवीजन ऑफ द सीलिंग प्राइस इज कैरिड आउट एवरी ईयर ऑन, तो सीलिंग प्राइस की रिवीजन हर साल जो है वो कब होती है? ठीक है, तो इट इज़ कैरिड आउट एवरी ईयर ऑन 1st of April, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरर्स कैन इंक्रीज द एमआरपी ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस डैश इन अ ईयर, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एमआरपी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस रहती हैं उनके एमआरपी को इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ एक बार साल में। ठीक है, सिर्फ एक बार ही इसको इंक्रीज किया जा सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ मैट इज, सो मैट की फुल फॉर्म क्या है? तो मैट इज मूविंग एनुअल टर्नओवर, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीलिंग प्राइस शुड बी रिवाइज्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू, तो सीलिंग प्राइस जो है उसको रिवाइज करना चाहिए बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मैट दैट इज मूविंग एनुअल टर्नओवर, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन एक्ट वाज पास्ड ऑन, पॉइजन एक्ट कब पास हुआ था? सो इट वाज पास्ड ऑन द 3rd of September 1919, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन नॉट इशू अ वारंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फॉर एनी पॉइजन दैट इज डिडक्टेड अंडर पॉइजन एक्ट एंड केप्ट सीक्रेटली, सो इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि वारंट को इशू नहीं कर सकता है? हु कैन नॉट इशू अ वारंट किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन? किसी पर्टिकुलर एरिया की इन्वेस्टिगेशन, किसी पॉइजन के लिए जो कि आपका पॉइजन एक्ट के अंडर जो है वो डिडक्ट किया गया है एंड उसको सीक्रेटली रखा गया है। ठीक है, सो ये आपका ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इसके अगेंस्ट वारंट इशू नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल्स established by the central or state government under the poison act should be published in the, so जो भी रूल्स सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है पॉइजन एक्ट के अंडर उसको कहाँ पे पब्लिश किया जाता है? तो दे आर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज पास इन, तो जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है वो कब पास किया गया था? So it was passed in the year 1955. So option A is correct. Next question है the Medicinal and Toilet Preparations Act was enforced since dash to all over India. ठीक है, अब मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एनफोर्स कब हुआ था? ठीक है, सो पास हुआ था 1955 में एंड एनफोर्समेंट जो है इसकी 1957 में हुई थी एंड डेट थी 1 अप्रैल 1957, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द साइट रिकॉग्नाइज्ड एंड लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drugs on which duty has not been paid. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें वो साइट बतानी है कौन सी ऐसी साइट है जो कि मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज के लिए रिकॉग्नाइज की गई है एंड लाइसेंस की गई है एंड इसमें कौन कौन सी प्रिपरेशंस आ जाती हैं? इसमें अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स आ जाते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी जो है वो पे नहीं की जाती है। ठीक है, ऑन विच द ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड एंड ये साइट्स आपकी कहलाती हैं
बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन कैन बी डन। सो जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग इनबाउंड भी हो सकती है, आउटबाउंड भी हो सकती है, दोनों ही वेज में हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंट्रेंस एंड वन डोर टू एवरी कंपार्टमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन द बॉन्डेड फैक्ट्री। ठीक है, सो कितनी एंट्रेंस होनी चाहिए जिसमें आपके एक डोर होता है हर एक कंपार्टमेंट में, वो बॉन्डेड फैक्ट्री के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली एंट्रेंस पूछी गई है, डोर बता दिया है कि एक ही डोर होता है। तो इसमें एक ही एंट्रेंस होती है एंड वन डोर हर एक कंपार्टमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश व्हेन द लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फॉर अ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी और वेयर हाउस। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी या वेयर हाउस ऑब्टेन करने के लिए जो लाइसेंस लगेगा वो किसके थ्रू आएगा। सो दिस वन इज बाय द एक्साइज कमिश्नर। सो द एक्साइज कमिश्नर व्हेन द लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फॉर बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी और वेयर हाउस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बॉन्डेड प्रीमिसेस द विंडोज शुड कैरी डैश रोड्स। बॉन्डेड प्रीमिसेस में जो विंडोज है उसमें आपकी नॉन मेलेबल आयरन रोड्स जो है वो होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बॉन्डेड इन नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी द प्रोडक्शन एंड सेल शुड बी डन ऑन डेज अप्रूव्ड बाय द। तो जो नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज हैं उसमें जो प्रोडक्शन एंड सेल होती है वो हम कैसे कर सकते हैं, वो किसके थ्रू अप्रूव होती है। सो इट शुड बी डन ऑन डेज एंड अप्रूव्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्पेक्शन ऑफ द नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी कैन बी डन बाय द। तो जो नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी है वहाँ पे इंस्पेक्शन जो है वो किसके थ्रू होती है। सो इट कैन बी डन बाय द एक्साइज कमिश्नर, या फिर इसको ऑफिसर ऑफ प्रोहिबिशन कर सकता है, या फिर ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये तीनों ही इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1971। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड बिफोर द ओरिजिन ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट शुड पोजेस एक्सपीरियंस ऑफ डैश इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, सो ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कि रजिस्टर हुए हैं बिफोर द ओरिजिन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया था 1971 में। सो इससे पहले जो भी आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके पास गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने टाइम का, एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड विद एन एग्रीमेंट रिटन बाय द वुमेन्स गार्जियन इफ हर एज इज। ठीक है, हम जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट उसके लिए चाहिए होता है जो कि वीमेंस के गार्जियन के थ्रू लिखा हुआ ना चाहिए। अगर उसकी एज इसके लिए कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी एज 18 ईयर्स या फिर ल्यूनेटिक है, या फिर ल्यूनेटिक और लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कंडीशंस जो हैं वो इसमें आपकी रहेंगी दोनों ही। अगर 18 ईयर्स की है या 18 ईयर्स से कम की है तो उसके लिए जो है वो वुमेन्स के गार्जियंस जो हैं वो आपके एग्रीमेंट को साइन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ एक्सीडेड 12 वीक्स बट नॉट। सो प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है अगर प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो 12 वीक्स एक्सीड हो गया है, मीन्स 12 वीक से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कितने वीक से कम है, 20 वीक से कम होना चाहिए। ठीक है, कितने 20 वीक से कम होना चाहिए। सो यहाँ पे अराउंड सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड इफ डैश मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सजेस्ट दैट प्रेगनेंसी शुड बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड। ठीक है, सो अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो
सेम उनका व्यू पॉइंट होना चाहिए कि मेडिकल इसको टर्मिनेट करना चाहिए प्रेगनेंसी को, क्योंकि इसमें काफ़ी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। तो इसमें आपके एटलीस्ट 2 प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो सेम लाइन पे होने चाहिए कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स फॉर कंसेंट, ओपिनियन ऑफ आरएमपीज एक्सेट्रा used should be kept in a safe custody and sent in envelopes marked secret to the। सो जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स रहते हैं जिसमें आपका कंसेंट लिया जाता है, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन लिए जाते हैं, या सिमिलर टाइप्स के फॉर्म्स रहते हैं, ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किए गए हैं, तो उनको एक सेफ कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है, एंड एक प्रॉपर एनवलप में उनको पैक किया जाता है जिसके ऊपर सीक्रेट मार्क किया जाता है एंड उसको किसको सेंड किया जाता है। सो उसमें हॉस्पिटल हेड को ये कॉपीज शेयर होती हैं, जो अप्रूव्ड प्लेस का ऑनर है उसको शेयर की जाती है, एंड सीएमओ ऑफ द स्टेट जो चीफ मेडिकल ऑफिसर रहता है उसको जो है वो ये जो फॉर्म्स रहते हैं उनको शेयर किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएमपी रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर शुड होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन। ठीक है, जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर हुआ है, उसमें पोस्ट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास, किस पर्टिकुलर फील्ड में। सो द फील्ड इज गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी द एप्लीकेशंस फॉर प्लेस अप्रूवल शुड एड्रेस टू द। सो अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो जो एप्लीकेशंस रहती हैं प्लेस अप्रूव्ड के लिए, ठीक है, उसका शुड एड्रेस टू द, वो किसको एड्रेस की जानी चाहिए। सो दे शुड बी एड्रेस टू द डिस्ट्रिक्ट सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग एडमिशन रजिस्टर कैन बी प्रेजेंटेड टू द। तो जो प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग एडमिशन रजिस्टर है, ये कितने फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एडमिट हुई हैं, ठीक है, वो किसको प्रेजेंट किया जाता है। सो इट विल बी प्रेजेंटेड टू चीफ सेक्रेटरी, मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the pregnancy terminating admission register should be destroyed on the experiment of dash from the date of last entry। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग एडमिशन रजिस्टर को डिस्ट्रॉय किया जाता है हर 5 साल में, ठीक है, 5 साल में ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जो आपकी लास्ट एंट्री है उससे 5 साल तक जो है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMP should send a weekly statement of cases of medical termination of pregnancies to the। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो वीकली स्टेटमेंट केसेस के जो भी टर्मिनेशंस हो रही हैं उनकी वीकली स्टेटमेंट शेयर करेगा किसको, स्टेट सीएमओ को, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इनमें से कौन रूल्स को कैरी आउट कर सकता है जो भी आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रोविजंस के साथ रिलेटेड है। सो ये आपका किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द प्रिजर्वेशन और डिस्पोजल ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन सर्टिफिकेट। सो कौन रेगुलेशंस को बना सकता है कि जो भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डिस्पोजल या फिर प्रिजर्वेशन के लिए। सो दिस वन इज स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whoever contravenes the provisions of the medical termination of pregnancy act or its rules should be punished with imprisonment for dash on first conviction। तो पहले कन्विक्शन पे अगर कोई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के रूल्स जो रहते हैं अगर उनको कॉन्ट्रावेन कर देता है, ठीक है, उनको तोड़ देता है, तो फर्स्ट पहली बार ये करने पे फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ्स की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
तो इसके साथ में हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो इसमें मेन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी मीन्स कुछ काफ़ी स्मॉल टॉपिक्स के बचते हैं, उनको हम एक अनदर सेक्शन लेकर के आएंगे इसके लिए, इस पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए। तो वहाँ पे हम और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट टेबल्स फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स ये मैंने ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर्स पूछे गए हैं कि चैप्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे चैप्टर से डायरेक्ट पूछा जाता है कि डी टैब किस चैप्टर में आता है, सीरियल किस में आता है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किस चैप्टर में आता है, ये आपका चैप्टर 3 में आता है। ऐसे ही आपके बाकी चैप्टर्स हैं। वैसे मैंने डी टैब का ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का डाल दिया है। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ डी टैब, तो यहाँ से इसको स्टडी करके आप पता लगा सकते हैं। चेयरमैन के बारे में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें इसमें हैं। बाकी यहाँ पे जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये पूछा गया है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे है, तो ये आपकी कलकत्ता में है, ठीक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कसौली में है, ठीक है। देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में। तो ऐसी ये लोकेशन जो है वो काफ़ी पूछी जाती हैं, तो ये आपको स्टडी करनी है। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली है, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये आपका बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस के लिए, जैसे वैक्सीन, सीरा, टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। वैसे ही अदर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे मिस ब्रांडेड ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, पुरीस ड्रग्स, ये सारी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो इनको आप खुद से एक बार पीडीएफ से देख लेना, स्टडी कर लेना, सो ताकि आपके माइंड में जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी आए। खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मेमोरी में वो फिट बैठेगा, तो वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ में और भी सेवरल सेक्शंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ आप देख सकते हैं। जैसे शेड्यूल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, शेड्यूल्स आप देख सकते हैं, तो उनको एक बार डेफिनेटली रिवाइज़ कर लेना। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।